अरे लाइट ये कौन सी लाइट दे दी? सर सीमा जी हमारी छोटी बहन है और बहुत सालों से इनको जानते हैं। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, अभी जितना भी मैंने पढ़ा बहुत अच्छा, बेहद खूबसूरत। सर यहाँ पे आ जाओ, कृष्णा भाई आ जाओ, खड़ी सीमा जी साहब, मोबाइल फोटो सर लेफ्ट में सर इधर यहाँ पे सर लेफ्ट में सर यहाँ पे इस तरफ। चलिए सर। नहीं एक मिनट भाई, ये अभी आया बंदा। गाड़ी बढ़ती जा रही है तुम्हारी। सर सोलो दीजिए यहाँ पे। चलो सर का फोटो ले लीजिए, अंदर आ जाओ, आगे मत जाइए, रूम कर लीजिए। सर यहाँ पे लेके सामने सर मैं लेके आता हूँ। सर आइए एक साथ भाई क्या बात है, आइए आइए बाबूजी। सर यहाँ देखिए सामने। थैंक यू। आइए सर। सर सिंगल लोग मिल जाता है कुछ ना कुछ। सर आपको नहीं मिलेगा तो इवेंट कराने का नहीं आए? सीमा जी को मैं बहुत अच्छी तरह नहीं जानता हूँ और फिर भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अभी मैं इनको देख के मुझे लग रहा था कि इनके चेहरे का ग्राफ चेंज ही नहीं हुआ है, क्योंकि आपके अंदर जो खूबसूरती है वो आपके चेहरे पर हमेशा बरकरार रही है पिछले बहुत सारे सालों से। ये परिवार ही कमाल का है, ये कपूर परिवार कमाल का है। ये सामने वाले को इतना छोटा मतलब अपने ज्ञान से महसूस कराते हैं। इनके हर टॉपिक पे इनको सब कुछ पता है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो साइंस हो। रंजीत भाई, अनु, आप सब लोग इतना अच्छा, गुरुशा आप कितना अच्छा आप लाइफ को जानते हैं और कितना अच्छा समझते हैं। और उसकी खासियत यह है कि आपके माता पिता और आपका, मैं ये पैम्फलेट पढ़ रहा था और कितना अच्छा आपने अपनी मौसी की लास्ट मोमेंट्स के बारे में लिखा है। आपने किताब एक फिल्म के हिसाब से लिखी है कि इंसान किताब पढ़ेगा लेकिन उनको एक फिल्म नजर आएगी। और ये खूबसूरती बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम राइटर्स में होती है, बहुत कम इंसानों में होती है। क्योंकि जो आप महसूस करती हैं उसको इतनी अच्छे तरीके से तभी लिख सकती हैं क्योंकि आपके अंदर एक सच है। और सच को सच बनाने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है, एक जो सच बोल सके, जो सच, दूसरा जो सच सुन सके। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हम चाहे मिलते नहीं हैं लेकिन मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है। आपके काम के लिए, आपकी शिद्दत के लिए, जिस शिद्दत से आप काम करती हैं और जिस शिद्दत से आप ज़िंदगी जीती हैं वो बहुत प्रेरणात्मक है और उससे मैं प्रेरणा लेता हूं। और मैं बहुत खुश हूं कि मैं आज यहां आया हूं और आपको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं। आपको बेटा म्यूजिक के बगैर भी अच्छा बोल रहा हूं, फिक्र मत कर। म्यूजिक से मोनोटनस हो रहा है मामला, है ना। यूं गुजरी है अब तलक, आगे भी बहुत अच्छी गुजरेगी, बहुत अच्छी गुजरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, धन्यवाद रूमी जी, आप खुशबू जी, नमस्ते, थैंक यू। मेरा भी दिल किया शेर सुनाने की। उधर वो घर से निकल पड़े हैं, यहां मेरा दम निकल रहा है, कहां दगा दे रही है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। क्या बात। आप बहुत नर्वस हो रही हूँ सचमुच। आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ आए, मुझे सुना। अनुपम भाई ने इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं मेरे बारे में कि मुझे आत्मकथा लिखने के बाद आत्म आलोचना के लिए बैठना पड़ेगा कि सचमुच मैं उन शब्दों के काबिल हूँ या नहीं। और यहाँ सब लोग बहुत ख़ास हैं। अनुपम भाई आए, परेश भाई आए,
अनु भाई हैं, रघुवीर भाई हैं, जसपिंदर हैं, 1000 किलोमीटर से ईश्वर अंकल आए हैं, शकीला भाभी आई हैं, कॉमरेड आए हैं हमारे, नितिन भाई आए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्या, सब लोगों का वो टाइम निकाल के आई हैं, उनका कोई और कार्यक्रम था। मेरी गला बहुत ख़राब है 2 दिन से। डॉक्टर वोरा आए, आप उनसे कंफर्म कर लीजिए। ज़्यादा नर्वस होने की वजह से नहीं कर रही हूँ। कल उन्होंने मुझे दवाई दी है। बिल्कुल फिर भी गाना कब गाएंगी? नहीं तो मैं संक्षेप में कहूँगी क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा लेट शुरू हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं कोई कुछ ऐसी ख़ास नहीं हूँ कि मैं अपनी आत्मकथा लिख सकूँ, लेकिन अरब में कहावत है कि ईश्वर जब इंसान को बनाता है तो उसके कान में कह देता है कि तुम ख़ास हो। और मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति ख़ास है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर बुद्धत्व को प्राप्त करने की एक मतलब पापी से पापी आदमी के अंदर एक बुद्धत्व को प्राप्त करने की एक ईश्वर उसको एक खासियत दे देता है। तो मैंने भी सोचा कि मुझे ये आत्मकथा क्यों लिखनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ढंग से डिस्क्राइब किया है। जैसे फिराक कहते हैं, ज़िंदगी क्या है, इसे आज ए दोस्त सोच लें और उदास हो जाएं। वहीं फैज़ कहते हैं, ज़िंदगी एक मुफलिस की क़िबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। कबीर कहते हैं, नैहर वाह हमका ना भावे। और शेक्सपियर कहते हैं, लाइफ इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ नॉइज़ एंड फ्यूरीज सिग्निफाइज नथिंग। तो अलग अलग लोगों ने ज़िंदगी के बारे में कहा है, लेकिन मैं अकबर इलाहाबादी के एक शेर से इत्तेफाक रखती हूँ, और शायद वो थोड़ी सी फ़िलॉसफ़ी मेरी लाइफ की बन गई है। अकबर इलाहाबादी ने कहा कि नहीं मिला जो बंदूक का लाइसेंस गम नहीं, नहीं मिला जो बंदूक का लाइसेंस गम नहीं, मैंने तो इस ख्याल को ही गोली मार दी। तो मैं ज़िंदगी में जो कुछ नहीं मिला उसको गोली मारती चली गई ख्यालों में। तो बाकी मैं थोड़ा सा झेल लीजिएगा, इतने सारे लोग आए हैं, मौका नहीं मिलेगा फिर आप लोगों से रूबरू होने का, क्योंकि आप लोग बहुत अनुपलब्ध लोग हैं। आपने इतना ज़िंदगी में अचीव किया है, इतने बड़ी जगह पे जो मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में बैठे हैं, और बाकी सारे लोग भी जो ख़ास हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। इतना तो हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इस आत्मकथा का, मेरी माताजी बंगाली परिवार से, ब्राह्मण परिवार से थी। मेरे नाना मेरे मतलब ननिहाल जो था वो पूरा का पूरा कलाकारों का वो था, बंगाली थी चूँकि, और मेरे नाना क्रांतिकारी थे। अपनी तीनों बच्चियों को लेके जब उन पे कुछ अत्याचार हो रहे थे अंग्रेज़ों के, तो वो एक छोटी सी रियासत थी टीकमगढ़, वहाँ आ गए। उस रियासत के जो राजा थे वो उन दिनों क्रांतिकारियों को शरण दिया करते थे। तो मेरे नाना को वहाँ, उनका नाम था श्री बंसीनाथ चैटर्जी, उनको वहाँ पे शरण मिल गई, और शरण के साथ राजा ने उनको एक अच्छा खासा दीवान का ओहदा भी दिया। तो बड़े संपन्न परिवार से मेरी माताजी थी। उधर मेरे दादाजी, ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि आगे कहानी खुलेगी। तो मेरे दादाजी जो थे वो आर्मी में कर्नल थे, और पूरा जो ददिहाल था वो पूरा का पूरा आर्मी के ऑफिसर से भरा हुआ था। लेकिन मेरे पिताजी, जिन्होंने लाहौर में शिक्षा ग्रहण की, डीएवी कॉलेज से अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़े हुए थे, तो उनको 2 ही भाषाएं आती थी, उर्दू या अंग्रेज़ी। वो उन्होंने अपनी एजुकेशन ख़त्म करने के बाद पता नहीं उनको क्या सूझा कि वो दिल्ली आ गए, और उन्होंने एक नाटक कंपनी खोल ली, एक बहुत बड़ी नाटक कंपनी। उधर कर दो, नहीं पानी से कुछ नहीं होगा।
दवाई से ही होगा। तो इतने बड़े संसार में 200-250 लोगों की उन्होंने एक नाटक कंपनी खोली और अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन सब दिन होत ना एक समान। धीरे धीरे सिनेमा जो आज हमारा पेट भर रहा है, उस समय उसने हमारे मुंह से रोटी छीन ली और सिनेमा ने थिएटर को बहुत पीछे कर दिया। उस ज़माने में 2, 4, 5 ही थिएटर कंपनियां होती थी, जिनमें एक मेरे पिताजी की थी। और जब धीरे धीरे थिएटर बंद होने लगे तो जितने भी विस्थापित कलाकार थे वो बाबूजी की कंपनी में आ गए। अब कंपनी बड़ी हो गई। अनुबंध ये होता था कि कंपनी चले तो पूरा राशन यानी पूरा पैसा दिया जाता था, और कंपनी बंद हो, शो नहीं हो तो आधा दिया जाता था। उस आधे में धीरे धीरे कर्जे बढ़ने लगे बाबूजी के। और बाबूजी ने ना कहना कहीं नहीं सीखा था, वो किसी को ना नहीं कहते थे, आ जाओ। माँ अगर बोलती थी कि कैसे करेंगे, इनकी तनख्वाह कैसे देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं, ये सिर्फ कलाकार हैं, ये कला ही जानते हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे। धीरे धीरे कर्ज़ों के साथ माँ के गहने ख़त्म हुए। गहनों के बाद उनकी साड़ियों का नंबर आया, क्योंकि उस ज़माने में ज़री की साड़ियाँ होती थी और वो सच्चा सोना होता था, साड़ियों में जो लगा होता था। सोना और चांदी जो भी थे, गहनों के बाद वो साड़ियाँ जलने लगीं और उनका वो बेचा जाने लगा। फिर भी काम नहीं चला और हम लोग अजीब से गरीबी में पल रहे थे, जहाँ 200-250 लोग थे और सब भूखे थे, और उसके साथ कंपनी का मालिक भी भूखा था और उनके बच्चे भी भूखे थे। इस वजह से मम्मी को छोटी छोटी जगहों पे नौकरी करनी पड़ी। टेम्पररी नौकरी होती थी। आज 6 महीने इस गांव में हैं, 6 महीने साल उस गांव में हैं, जहाँ भी हमारा, क्योंकि मम्मी का मेरा मानना था कि एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी है जीने के लिए, जो मेरे फादर की फ़िलॉसफी से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। वो कहते थे ज्ञान होना चाहिए, पढ़ाई जो स्कूलों में और कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है ज़िंदगी के किसी काम नहीं आती है। वो पूरी फ़िलॉसफी में जीते थे। ये सब होते होते लेकिन मम्मी का ये मानना था, माँ मेरी मानती थी कि नहीं, आपको पढ़ना, बच्चों को कल को नौकरी चाहिए पेट पालने के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम जिस भी गांव में या कस्बे में रहते थे, इस आत्मकथा में जो सबसे ज़रूरी मैंने वो लिया है, हम जिस गांव में रहते थे, जिन भी गांव में, उस ज़माने में नॉर्थ इंडिया में नाटक नौटंकी को बहुत ख़राब दृष्टि से देखा जाता था। तो मैं जब स्कूल जाती थी, मैं अपनी कहानी कह रही हूँ तो मैं बताऊँगी, मुझे नहीं मालूम अन्नू भैया का अनुभव क्या है, उनका भी उससे ही कुछ वो रहा होगा, लेकिन हर व्यक्ति अपनी तरह से ज़िंदगी को देखता है। तो जब मैं वहाँ जाती थी स्कूल में, तो 2 चीज़ें होती थी। एक होता था मेरा टिफ़िन, जिसमें आधी रोटी होती थी, अचार होता था, और मेरी सहेलियों के टिफ़िन में पराठे होते थे और अच्छे माल होता था अच्छा खासा। वो मुझे कभी जब ऑफ़र करती थी तो कई बार लालच आती थी कि मैं खा लूँ, लेकिन फिर मुझे याद आता था मेरा छोटा भाई भूखा है, घर पे सब भूखे, तो वो रोटी मुझे वो नहीं भाती थी। छोटे से होने पे भी एक थोड़ा सा शायद सेंसिटिव थी और भावुक थी, तो नहीं खा पाती थी मैं। दूसरी जो चीज़ होती थी, तो मैंने टिफ़िन ले जाना बंद कर दिया। मैंने कहा मैं टिफ़िन ले ही नहीं जाऊँगी, और सहेलियों से बोलती थी कि मैं तो बहुत खा के आती हूँ, तो मुझे दोपहर में भूख नहीं लगती। दूसरी जो चीज़ होती थी वो थी, मेरी सहेलियाँ, अगर मैं उनके घर कभी चली जाती थी तो वो मुझे कहती थी तुम हमारे घर मत आया करो। तो मैं कहती तुम आ जाओ हमारे घर, तो बोलती थी नहीं तुम भी मत, हम भी नहीं आ सकते। एक सहेली थी नसीम, वो बोली अब्बा डांटते हैं, तुम नाटक नौटंकी की औरतें हो ना, तुम लोग अच्छी औरतें नहीं होती। अब ये जो त्रासदी है, ये शायद उतनी अन्नू भैया या रंजीत भाई या निखिल ने उतनी नहीं झेली होगी। ये जो सामाजिक उपेक्षा नाटक की वजह से, जो मैंने, और माँ तो मेरी जवान थी, खूबसूरत थी, बहुत बहुत विदुषी महिला थी, उन्होंने क्लासिकल सीखा हुआ था किराना घराने से,
और आज मुझे कहते बिल्कुल वो नहीं होता है। मेरी किताब में मैंने लिखा है, उन्होंने को म्यूज़िक डायरेक्टर वसंत देसाई ने अपनी फिल्म में 6 गाने पूरे दिए थे उनको गाने के लिए, पूरी फिल्म का गाना। लेकिन मेरी दादी ने कहा कि हम नाचने गाने वाले लोग नहीं हैं, और माँ ने कभी गाने को परस्यू नहीं किया, कभी उन्होंने, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कभी उसकी कंप्लेंट भी नहीं की। एक होता है ना बाबूजी को ताना, अरे आपकी वजह से मेरा ये हो, कभी नहीं, कुछ नहीं। और ना कभी मैंने दोनों को, मेरे मदर फादर को ये देखा कि वो कभी ग्लोरियस पास्ट के बारे में बात कर रहे हों कि अरे हमारे पास क्या था, कभी नहीं। जो है वो है। और कुछ मतलब एक अजीब से मुझे तो लगता है कि हमने 2 जो हमारे घर में संत थे उनको मिस कर दिया, क्योंकि हमें उस समय पता नहीं था कि सच में संत लोग कैसे होते हैं। और आज हम जब उनके बारे में जानते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं कि हम में कितनी कमियां हैं, हम इन चीज़ों को, इन चुनौतियों को बहुत अच्छे से ग्रेसफुली हैंडल नहीं कर पाए, या हमने कहीं झूठ बोला, कई जगह झूठ बोला, कई जगह चालाकियाँ की, तब हमें ये होता है कि उन्होंने कितनी मुश्किलों से ज़िंदगी सच्चे पे गुजारी होगी। तो इसमें वो त्रासदी है। और थिएटर कंपनी की जो महिलाएं होती थी उनकी भी है, जो किस तरह की महिलाएं होती थी, वो जो समाज से तो उपेक्षित थीं, लेकिन वहाँ भी जो पुरुष प्रधान समाज है, जो वो फ्यूडल मानसिकता है, वो कहीं थिएटर कंपनी में भी काम वो ही कर रही थी। तो वो कमाती थी, इसके बावजूद वो गुलाम थी। तो उनकी भी कहानी है। ये सिर्फ मेरी ही कहानी नहीं, मैंने जो देखा है और बालमन में जो एनालाइज किया है उसकी कहानी है। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण सफ़ा है पुरी साहब, उनके लिए मैं शेर लिख के लाई हूँ। याद नहीं है तो भूलना चाहती हूँ। मैंने करवट बदल के देखा है, मैंने करवट बदल के देखा है, याद तुम उस तरफ भी आते हो। तो पुरी साहब, सुमित्रा जी यहाँ बैठी हैं, 83 में, मैं तो 79 में उनसे मिली थी। तब हमारे हीरो राजेश खन्ना हुआ करते थे, हमारे सपनों के जो तो हमारा खाका जो था ना वो एक अलग था, वो उसमें कहीं फिट नहीं होते थे पुरी साहब। हाँ, बिल्कुल फिट नहीं होते थे, क्योंकि दुबले पतले थे, चेचक के दाग थे, गरीब थे, है ना, जो हम थे, है ना, तो वो उसमें कहीं फिट नहीं होते थे। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते, आदर और सम्मान जो उन्होंने देते थे, मुझे दिखाई देता था, उसकी वजह से एक रिश्ता बना और फिर टूटा और टूट के फिर जुड़ा। तो वो वापस ज़िंदगी में आए। शायद वो पशेमान थे, शर्मिंदा थे, क्योंकि मैंने ज़्यादा गलतियां नहीं की थी, उन्होंने शायद ज़्यादा गलतियां की थी। तो ये बहुत खूबसूरत एक रिश्ता था जो कभी नहीं टूटा। और तो ये मेरी जो कथा है यही है। बाकी सिर्फ इतना है कि लास्ट में मैं ये कहूँगी, जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़े अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। आखिर में चलते चलते मैं रघुवीर भैया की आंखों में आंसू आ गए। मैं राजकमल प्रकाशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मैंने अशोक माहेश्वरी जी आ नहीं पाए, उनको बहुत तेज़ बुखार था, पिछले 10 दिन से हॉस्पिटलाइज थे। मैंने एक बार उनको अपने कुछ अंश भेजे थे किताब के, और उन्होंने तुरंत उसको कार्रवाई करनी शुरू कर दी कि छापना है, और मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। रमन जी यहाँ आए हैं, उनकी शुक्रगुज़ार हूँ
कि उन्होंने मेरे जो लफ्ज़ पेपर पे थे उनको एक किताब की शक्ल दी, वरना मेरे पेपर तो मेरे बुक शेल्फ में कहीं पड़े रोते रहते। और दूसरा मैं सबसे एक गुजारिश करना चाहूँगी कि शाकिर परवीन का शेर कह के मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे ज़रूर, फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे ज़रूर, मैं नायाब उलझनों की मुकम्मल किताब हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बोला नहीं जा रहा बेटा। गुड्डू, मैं तो गुड्डू जानता हूँ, गुड्डू। और सच करूँ मेरी खुशनसीबी कि मैं बाबूजी की नाटक कंपनी में गया। मैं तो देहाती आदमी, गांव का बिल्कुल बज्जर देहाती, बुंदेलखंड जबलपुर का, वहाँ का। और मैं घर से भाग के आया था और अभी गुड्डो ने कहा कि बाबूजी किसी को ना नहीं करते थे, कोई भी आ जाए। और मैं बिल्कुल देहाती आदमी और मेरे एक दोस्त के साथ घर से भागा था। और जब नाटक कंपनी में पहुंचा तो हमने पहले दिन नाटक कंपनी देखी, वो पारसी थिएटर लफ्ज़ भी हमने पहली दफ़ा सुना। तो देखा तो जो मेरे जिसके साथ मैं घर से भागा था वो प्रोफेशनल भगोड़ा था। वो हर महीने में 2-3 बार भाग जाता था। तो हुआ ये था कि मैं हायर सेकेंडरी फेल हो रहा था, तो फेल होने की शर्मिंदगी से मैं मेरे नाना जी ने एक स्कूल बनाया, लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन। लक्ष्मी नारायण मेरे सगे मामा हैं, तो उनको पागल कुत्ते ने काट दिया था, उससे उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी मर गए थे। और उनकी स्मृति में वो स्कूल बनवाया गया था। तो उसी में मेरी पढ़ाई, और मुझे साइंस दिलवा दी। अब मैं गाने में, मैं बचपन में गाना वाना गाता था ऐसे ही, तो किशोर के, कुछ किशोर कुमार के, और ये सब करते करते साइंस दिलवा दी कि नौकरी अच्छी लग जाएगी तो फिर शादी कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हुआ ये कि हायर सेकेंडरी फेल हो गया। फेल हुआ तो उस फेल अभी पता नहीं, एक दिन बाद में रिजल्ट आने वाला है। तो उससे एक दिन पहले मुझे पता लग गया था कि मैं फेल होने वाला हूँ। तो मैं शर्मिंदगी में बैठा हुआ अपने वही स्कूल के सामने, एक आम का पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ, तो वो प्रोफेशनल भगोड़ा आ गया, नरेश कुमार सूरी। वो आया कि तो क्यों बैठे हो? मैंने कहा यार क्या बताऊं, कल फेल हो जाऊंगा, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही, करूं क्या? तो कहने लगे कि करो क्या? तो मैंने कहा समझ नहीं यार, मैं सोचा मैं घर छोड़ के चला जाऊं। कहता भागोगे? मैंने कहा हाँ भागते हैं। भाई साहब उसका साथ मिल गया, मैं भाग गया। पहली दफ़ा मैं ट्रेन में बैठा उसके साथ में, और पता ही नहीं था। नाश्ता भी कहते ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट का मुझे मतलब ही नहीं पता ब्रेकफास्ट तो होता क्या है। हम तो कलेवा करते थे कि कलेवा और नाश्ता होता था, ब्रेकफास्ट का हमें मतलब पता नहीं। तो उसने मुझे ब्रेकफास्ट करवाया उधर, तो वो किया। उसके बाद किसी तरह हम वहाँ ललितपुर पहुँचे। ललितपुर में ये बाबूजी की नाटक कंपनी लगी हुई, भोपाल थिएटर कंपनी। थिएटर लफ्ज़ मैंने पहली दफ़ा पढ़ा और समझ नहीं आया कि ये थिएटर होता क्या। फिर हमने नाटक देखा तो एक गंजे से हरी भाई थे, वो हीरो बने हुए, उनके साथ एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की, वो नागिन नाटक चल रहा था, वो हीरोइन बनी हुई और वो नाच रही। मुझे बड़ी शर्म आ रही कि ये गंजे आदमी के साथ कैसे नाच रही है, क्या मैंने कभी देखा ही नहीं था। खैर जी वो नाटक किसी तरह 2.5 रुपये का टिकट लेके हमने देखा था, और हम बस स्टैंड पे सो गए। और उसके बाद दूसरे दिन उसके फूफा जी ललितपुर में रहते थे, हम वहाँ गए, उनके कत्था का कारोबार था, 2-3 दिन वहाँ रहे। अब वो प्रोफेशनल भगोड़ा, उसको भागने की आदत थी, वो छत पे मुझे सोता हुआ फिर भाग गया। मैं फिर अकेला बचा। अब मैं क्या करूँ? तो मैं सीधा पहुँचा नाटक कंपनी में, तो बाबूजी बैठे हुए थे और भी लोग थे वहाँ पर। तो सब बैठे हुए, पहली मुलाकात थिएटर में मेरा वहाँ, और सारे लोग वहाँ, हारमोनियम मास्टर ये सब लोग बैठे हुए। तो मैं पहुँच गया। तो एक किशन नाम का लड़का था वहाँ जो कॉमेडियन था, वो लेके गया था एक्चुअली, उससे मैंने कह दिया था तो वो ले गया, बाबूजी से मिलवाया। अब बाबूजी बैठे हुए, तो उसने बताया कि ये ऐसा ऐसा है,
और ये इसके साथ जो आया था वो भाग गया, अब अकेला बच्चा, समझ नहीं आ रहा इसको क्या करूं। तो बाबूजी ने मुझसे पूछा बेटा करते क्या? मैंने कहा गाना गा लेता हूं। तो उन्होंने कहा सुनाओ, तो मैंने सुना दिया। तो मैंने उनको गज़ल सुना दी। मुझे लगे गज़ल सुनाएंगे, अब मैं तो गा दी उनको कि बदली तेरी नजर तो नजारे बदल गए, ये चांदनी ये चांद सितारे बदल गए। लहरों से पूछ लीजिए साहिल भी है गवाह, कश्ती मेरी डुबो के धारे बदल गए, कश्ती मेरी डुबो के। तो कहने लगे बेटा गाते तो सुरीला हो लेकिन तुम्हारा तलफ़ुज़ बड़ा खराब है। तो मैंने उनसे कहा कि जी तबले पे गाओगे तो ठीक हो जाएगा। अब मुझे लगा कि तलफ़ुज़ तबले से कोई ताल्लुक होगा। बाबूजी मुस्कुराए और कहा कि बेटा तलफ़ुज़ का मतलब उच्चारण होता है। तो मैंने कहा हाँ वही वही। तो कहते क्या वही वही, अभी तो तुम तबला कर रहे थे। तो मैंने कहा बाबूजी किसी तरह भर्ती कर लीजिए, मैं अपना तलफ़ुज़ ठीक कर लूँगा। तो भाई साहब बाबूजी ने 2 रुपये 50 पैसे में बड़े खुश हुए। उन्होंने 2 रुपये 50 पैसे में मुझे रख लिया, इस तबले वाले आदमी को, और रखा। और उसके बाद फिर मैं बस, और यही बात बाबूजी हमेशा सबसे बताते रहते थे कि ये, और फिर मैं पहले गाना गाता रहा, उसके बाद फिर मुझे लगा, फिर वो शर्मिंदगी जो तलफ़ुज़ का मतलब जब उन्होंने बताया बेटा तलफ़ुज़ का मतलब उच्चारण होता है, प्रोनंसिएशन होता है, तो हमने कहा नहीं ठीक करेंगे। तो फिर मैंने ठीक किया। फिर मैंने बाबूजी ने मुझे फिर उर्दू लिखनी पढ़नी सिखा दी। फिर मैंने वहाँ उर्दू लिखनी पढ़नी सीखी और मैंने अपना तबला ठीक कर लिया। अच्छा एक्चुअली था ये कि मैं बेताला भी था, तो मुझे लगा बेताला हूँ तो तबले वाली बात कुछ हुई होगी, तो मुझे क्या मालूम तलफ़ुज़ का मतलब तबला नहीं होता, कुछ और होता है। खैर जी रहे, और फिर वहाँ रहे, और हम ललितपुर, टीकमगढ़, जतारा, मऊरानीपुर में मुझे गुड्डो मिली, मेरी बहना। आज भी मैं इसे सीमा कभी नहीं कह पाया, मैं गुड्डो ही कहता हूँ कि छोटी सी थी, और इसने मुझे डांट भी बहुत पड़वाई, मार भी पड़वाई है। मम्मी से पिटवाया इसने, क्यों? उसकी हंसी की वजह से। वो सही कह रहे थे अभी रूमी भाई कि कभी इसके दांत हमेशा दिखाई देते हैं, और मुझे मेरे भी दिखा देती थी। तो मैं इसकी हंसी, मैं 2-3 बातें इसकी बताऊंगा कि अभी इसने बड़ा इमोशनल कर दिया मुझे, तो अभी मैं बताता हूँ कि इसने कैसे मुझे पिटवाया है। और एक तो मम्मी से पिटवाती तो मैं बाबूजी के पास चला था, तो बाबूजी का जब गुस्सा होता तो मम्मी के पास चला जाता और लेके यही जाती थी गुड्डो। क्या हुआ कि एक तो हम दोनों काले थे हम दोनों काले हैं, और ये मुझे आइडिया दे कि भैया साबुन से नहाएंगे ना, और हम ताल में कंपनी लगी हुई है, और वहाँ से करीब डेढ़ घंटा लगता था। हम लोग चंबल नदी थी वहाँ जाते थे, मैं था, गुड्डो और जफ़र संजरी, हम तीनों जाया करते थे। तो बस एक तो भूखे रहते थे, वहाँ रोटी तो मिलती नहीं थी, कुछ 8 आने या कुछ जो मिलता था उसी का हम कुछ ले जाते थे, और वहीं चंबल 1-1.5 घंटे पहुँचते तो वहीं नहाते रहते थे, और एक साबुन की बट्टा खरीद लेते थे। उन दिनों हंसिया छाप साबुन था, हंसिया छाप और बूट छाप साबुन है। तो हंसिया छाप साबुन, एक वहाँ ऐड चलता था, हंसिया खूब चला भाई, हंसिया खूब चला, तो हम लोग हंसिया छाप साबुन ही याद था। और उसकी खास बात यह कि हंसिया छाप साबुन जब मैल को काट देता है, मतलब मैल काटने के लिए हंसिया की तरह मैल काट देता है वो। तो ये गुड्डो मुझे ले जाकर भैया हंसिया साबुन से नहाएंगे हम लोग। अब जाके वहाँ रगड़ के एक बट्टा ले जाते थे, आधे से कपड़े धोते थे और आधे से नहाते थे, और नहाने के पहले सुखाने के लिए भी बैठ जाते थे कि अच्छा सा जज्ब हो जाए अंदर।
और वो ऐसा जज्ब होता था कि जब नहाते तो खुजली होती थी, ये पूरा फट जाता था, पूरा का पूरा फटा रहता था, और ऊपर से सरसों का तेल लगा लेते थे तो छटपटाते रहते तो बड़े किसी तरह वहां से नहा धो के और ज्यादा काले होते चले आ रहे थे। फिर हमने साबुन बदल दिया, हमने फिर बूट छाप साबुन खरीदा वो उससे भी कम बखत, उससे भी जालिम वो तो छूटता ही नहीं था, नहाते रहो वो निकलता ही नहीं था, पता नहीं कैसा साबुन था। और होता ये था कि फिर हुआ ये कि वहां पे क्या है कि हम लोग हैं हाँ बता दे फिर। हाँ। मैं बताती हूँ कि वो जो नदी पे जाते थे हम लोग नहाने, एक तो वो नदी बलि लेती और हम लोग छुप के मम्मी से जाते थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि नहीं। अब वहाँ पे नदी के किनारे मैं क्या करती थी कि ये लोग ज़रा तेज़ी से तेज़ धार में चले जाते थे, मैं किनारे ही तैरती रहती थी। एक दिन मुझे ना वहाँ नारियल मिला, एक भूखे होते थे हम, मैंने कहा भैया नारियल, तू मत छूना, तू नहीं छुएगी, मैं इस पे जादू करूँगा। हमें भी लगता था कुछ, इन्हें ज़्यादा खाना था ना, तो ये थू 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 करके इन्होंने नारियल फोड़ा और हम लोगों ने खाया। अब उसके बाद डेली हम लोग नारियल ज़्यादा ढूंढते थे बनिस्बत नहाने के। एक दिन मुझे लाल कपड़ा मिला, मैंने कहा मैं इसकी चड्डी बनवाऊंगी। भैया ने कहा मैं बड़ा हूं, मैं बनवाऊंगा। अब पहले तो हमारी एकता थी, मम्मी से डर के हम लोग जो छुप के जाते थे, मैं रात की रोटियां बांध लेती थी। जफर भाई बोले कि नहीं, मैं ये कपड़ा मेरे बिल्कुल फिट आएगा। ऐसे फूट पड़ गई, मैं रोती रोती आई और मैंने मम्मी से ये राज साझा किया। मैंने कहा मम्मी कपड़ा मैंने ढूंढा, चड्डी किसकी बनेगी बताओ। तो ये मम्मी बोली ये कौन सा कपड़ा है, कहाँ जाते हो तुम लोग? कट्टू तीनों लाइन में खड़े हैं, थर 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 चांटे पड़ रहे हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ मेरी तो गलती नहीं, मेरा तो इन्होंने वो कर लिया। तो ये भैया जो है ना मेरे वो कर रहे हैं ना, मैं काली थी नहीं, लेकिन वो नारियल वो जो नारियल भी फोड़ के एक दिन मम्मी को खिला दिया इसने। अच्छा, बाद बताइए कि मुर्गों का। हाँ, फिर मम्मी ने कहा तुम्हें मालूम है वो लाल कपड़ा क्या था? और मैं जाके वहां पे जो कोयला मिलता था उससे दांत मारती थी बड़े अच्छे से। उन्होंने कहा वहां मुर्दे जलाए जाते, उनका नारियल, उनका कपड़ा, उनका कोयला। तो ये थी। अब ये हंसने में भी पिटवाया इसने। हम भवानी मंडी वहाँ थे तो मम्मी दोनों को साथ ले जाती थी, कहते चल बेटा वहाँ कहीं जाना है किसी मेहमान के वहाँ। तो मुझे और इसको ले ले, गुड्डू बोले उसको ले जाइए, गुड्डू बोले नहीं तुम दोनों चलो। और अच्छा गुड्डो को संभालने के लिए मुझे ले जाती थी और मुझे संभालने के गुड्डो को ले जाती थी, इसलिए कि हम कुछ भी देख लें और हंसी आ जाती थी। और ये ऐसा हंसती है, कसम से ऐसा हंसती है कि मुर्दे भी हंस के उठ के खड़े हो जाकर क्या सुन ले। सच ऐसा जान ले हंसती है ऐसे दबा के इतना करते हुए मेरी हालत खराब। तो हम एक जगह गए हम लोग, तो मम्मी ने एक तरफ मुझे बिठाया और एक तरफ इसे बिठाया, बोले तुम लोग दोनों साथ बैठते तो हंसते हो। तो वो मुझे कभी मुंबई में नहीं देखने को मिला। बहुत ही प्यार से दिल से खिलाती हैं, एंड आई लुक फॉरवर्ड कि कब ये फ्री होंगी और कब मैं जाकर इनके हाथ का खाना खाऊं जो ये मतलब लिटरली खिलाती हैं। इन्होंने मुझे डायरेक्ट किया है एक फिल्म में, हार्ट द वीकली बाज़ार, और ऐसी फीलिंग कभी आई ही नहीं कि डांट, मतलब ऐसी कुछ डांटें होती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं।
इनकी डांट वैसी हुआ करती थी जो मुझे मज़ा आता था डांट सुनकर. एंड आई थिंक ये रिश्ता हमेशा का है. और इनका शायद हमने नहीं जिक्र किया, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितने भी पशु पक्षी होते हैं ना, वो इन्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ कर आ जाते हैं. और मैं जब अपने घर पे एक पेट लेकर आई तो इनके घर जाती थी. इनके घर पे सखी नाम की एक बड़ी प्यारी सी डॉगी थी. तो मैंने ऐसे बोला, मैं कहा दीदी आपकी डॉगी का नाम मुझे बहुत पसंद है, तो मैं रख सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा रख ले. तो फिर मैंने भी अपनी डॉगी का नाम सखी रखा. एंड ये कहीं ना कहीं बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता है. तो आप जो कह रही हैं यूँ गुजरी ज़िंदगी अब तलक, बड़ी खूबसूरत गुजरी उस इंसान की जो वाकई बहुत खूबसूरत है, लिखता खूबसूरत है खूबसूरत, गाती खूबसूरत है. मतलब यू आर अ मल्टी फैसेटेड पर्सन. एंड मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हूँ. और बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि जिस राह में आप कदम रखें आगाज़ तमन्ना हो जाए, कश्ती जो उतारे मौजों में तूफान भी किनारा हो जाए. मैं लिख के लाई थी, कुछ पढ़ना था इनकी किताब का एक हिस्सा, बट इसके दो बड़े जो मेन किरदार थे इस चैप्टर के, रघु भाई और सीमा दीदी, उन्होंने अपनी कहानी खुद ही सुना दी है, लाल चड्डी वाली. तो मुझे लगता है कि वो बहुत मज़ेदार थी, इसको रहने देते. बहुत सारा प्यार दिल से टू ऑल दीज रियल पीपल हु आर सिटिंग हियर. इट्स लवली बीइंग हियर. लव यू दीदी. थैंक यू रूमी जी. तो बिल्कुल किसी भी किस्म की तैयारी नहीं है. और मैं सीमा जी को वैसे मैं उतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं अनु भाई को जानता हूँ, जितना काका जी को जानता हूँ, जितनी मैं गुरुशा को जानता हूँ, उसके ऊपर से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि सीमा जी कौन है और क्या है. और दूसरी बात यह है कि मैंने सीमा जी के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्ट किया हुआ है, तो मुझे एक बात का तो पता है कि वेरी इंटेलिजेंट और जिंदगी को बिल्कुल करीब से जीने वाले, देखने वाले लोग हैं ये. बट आत्मकथा लिखना बहुत कठिन काम होता है. झूठ बोलो तो पाप लगे और सच बोलो तो आग. और आपको जरूरी होता है आत्मकथा जब लिखते हो तो प्रामाणिक होना, ऑनेस्टी के साथ, तब जाके आपकी छवि उभर के आती है, निखर के आती है. लेकिन आप जब अपने बारे में प्रामाणिक होते हो तो जिसके बारे में लिख रहे हो उसकी भी छवि उभर के आती है. तो उसके बारे में भी सोच रहा हूं, जो लक्ष्मण रेखा जो है, वो जो सीमा है, उसका पालन करना बहुत कठिन होता है किसी भी आत्मकथा को लिखते वक्त. और ये जो एलानिया टाइटल जो है, यूं गुजर गई अब तलक, माने सारे पत्ते बिखेर दिए हैं आपने. बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ ऐसा मैं समझ सकता हूं. जिंदगी का जो भी तजुर्बा है, जो भी आपका अनुभव रहा है, जिस तरह से आपने जिंदगी को झेला है, वो सब आपने बिखेरे होंगे. मैं बिल्कुल उत्सुक हूं ये आपकी किताब को पढ़ने के लिए. और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी कह दूं कि मेरे नसीब में आप इतनी अच्छी लेखिका है. मुझे रूमी भाई बार बार कहते हैं, अनु भाई भी बार बार कहते हैं, और जो अपने खैर साहब जो बोल के गए कि पूरा फैमिली कमाल है यार. अनु भाई के साथ तो मैंने काफी वक्त निकाला है. जब मेरी 70 किलोमीटर की राइड होती थी काकरापाड़ा से लेके बारडोली तक सरदार के टाइम, तो मैंने भी 5 घंटे का मेकअप किया हुआ रहता था. अनु भाई भी सुबह 3:30 बजे से लेके जब 8 बजे गाड़ी में बैठते थे तो मैं खाली अनु भाई से एक ही पूछता था, अनु भाई वो जो लैला मजनू में वो जो डायलॉग जो था उसका क्या मतलब है. 70 किलोमीटर कहाँ खत्म हो जाते थे मुझे पता भी नहीं चलता. और मैं जब उतरता था इतना ज्ञान मिलता. मैंने बहुत कुछ सीखा है ऐसी संगत करके. तो मुझे यही मेरी उम्मीद है कि मैं कभी आपका कुछ लिखा हुआ मैं कुछ परफॉर्म कर सकूं फिल्मों में. तो ये क्योंकि मैं तो उसी तरह से वो क्या कहते, यही मेरी अभिव्यक्ति रहेगी. थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. बहुत सारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. सीमा जी को बुलाऊंगी कि मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगी. भारती लवेकर जी हमारी एक्स MLA.
किताब देते हैं ना, फूल के बदले किताब। किताब दे दो। फूल के बदले किताब। परेश भाई को जाना है। हाँ किताब लेना है। ला किताब। वही आप 2 शब्द बोल दीजिए। आपका अभिनंदन। मुझे अन्नू जी की बहन है, अन्नू जी भी बहुत अच्छी बात करते हैं, हम बात करते हैं तो ये सारे भाई और बहन बहुत सेम है और बहुत अच्छी बात करते हैं। एक लेखक होने के नाते, एक डायरेक्टर होने के नाते उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आत्मचरित्र पढ़ना मेरा शौक है। तो आत्मचरित्र जब उन्होंने बोला तो मैं बोली ज़रूर मैं कार्यक्रम को आ जाऊंगी और पढ़ूंगी भी, लेकिन वो बहुत संवेदनशील है ये मैं जान चुकी थी, क्योंकि काफ़ी बार मैंने उनको प्रोग्राम में हमारे बुलाया था, वो काफ़ी बार आ चुकी है और उनका जो भाषण और हेल्प करने की उनकी जो तैयारी मैंने देखी वो बहुत ही बढ़िया है। जब कोविड का समय था उस वक्त भी सीएम रिलीफ फंड के लिए हम लोग जा रहे थे तो मैंने सिर्फ उनसे जिक्र किया तो उन्होंने तुरंत 1 लाख रुपए का चेक हमारे हाथ में दे दिया। मैंने हमारे सीएम फडणवीस साहब को भी बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारे लोग आगे आ चुके हैं और सीमा जी को तो मैंने बोला भी नहीं कि दे दो, तो सीमा जी ने चेक बुक लेके तुरंत दे दिया। मुझे काफ़ी आश्चर्य भी हुआ और समाधान भी मिला कि केवल ऐसी सोच नहीं तो काम भी करते हैं और दिखाते भी हैं। मैं उनको फिर एक बार मुबारकबाद देती हूँ। आपका आगे का जीवन भी ऐसा ही बहुत अच्छे से जाएगा, हमारी भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत ये पल है और चूंकि अभी फूलों का आदान प्रदान हो रहा था और अब पुस्तक का विमोचन हो रहा है तो मुझे कुछ 2 शब्द याद आ रहे हैं जो इस पल के लिए मैं कहना चाहूंगी। बहुत ही यादगार ये पल है कि यहाँ पर फूलों को रखा है खुशबू महकाने के लिए, यहाँ पर फूलों को रखा है खुशबू महकाने के लिए, परंतु इस पुस्तक की खुशबू ने पूरे महफिल को ही इत्रालय बना दिया। नहीं नहीं ये दिल से है, नहीं ये दिल से है ना, ये एक्ट है। बोलेंगे ना, बोलेंगे चलो
खैर सबसे पहले तो आई एम क्वाइट ओवरवेल्म्ड विद ऑल व्हाट आई हैव हर्ड from different people who've spoken about the family, about her, and I feel blessed that I have got to know her. I thank Romi to have introduced me to her. I, on behalf of my two daughters who've grown speaking the language, Hindi language, a lot of credit goes to her. Again, Ranjit, who is part of the same family, he was very closely associated with us. When Anil was making his career, he too has contributed. It's always been enriching to be with this family, the members of this family. अनु ने जो मिस्ट्रेंड में काम किया था वो लोग आज भी याद करते हैं। मैं समझता हूँ मैंने कुछ अच्छा किया होगा कि इनसे मेरी मुलाकात हुई, और मैं समझता हूँ कि ये ताल्लुकात आगे बढ़ते रहें तो और ज़्यादा मैं सीख पाऊँगा इनसे। सीखना कोई एकेडमिकली सीखना नहीं होता है। जो तजुर्बे होते हैं लोगों के, वो भी गुणी लोगों के, उनसे आदमी ज़्यादा सीखता है। तो कुछ मैं सीखा हूँ, कुछ मेरे बच्चे सीखे हैं, और ये ताल्लुकात बढ़ते रहें ताकि मैं और कुछ सीख पाऊँ। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मैंने इन लोगों से मिला, इनके परिवार से बहुत कुछ सीखा। आज इन्होंने अपनी बुक लॉन्च की है, उसके लिए बधाई हो। और मेरे तरफ से गुड विशेस है इनको और इनकी तमाम फैमिली को। इनकी जर्नी बहुत कमाल की रही है, और आगे चल के भी मेरे अलावा वो लोगों को ये एनरिच करेंगे। थैंक यू। दिस इज द बुक। जी हाँ, ठीक है। मैम, कितनी इम्पोर्टेंट कहानी है जो लोगों के सामने आ रही है, और क्या कहना चाहिए सीमा मैम के साथ किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं? सबसे पहले तो सीमा दीदी को बहुत बहुत मुबारकबाद इस आत्मकथा के प्रकाशन के लिए। बहुत दिन से सोच रही थी और लिखना शुरू किया था, तो बहुत सारी बातें जो आप इसमें देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, वो सब उनकी अपनी आप बीती है। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं जानती हूँ, जो मेरे साथ उन्होंने बहुत बार जब हम बैठते थे, तो अब भी जब हम बैठते हैं तो वो शेयर करती हैं अपनी यादें, और बड़ा हम लोग खूब हंसते हैं और खूब उन बातों को याद करके, इवन कि वहाँ तब के गाने जो हम लोग शेयर करते हैं, और मेरी चॉइस और उनकी चॉइस बहुत ही मिलती है, और उस चीज़ को हम लोग खुद गुनगुनाते हैं जब हम साथ होते हैं। तो ये एक आत्मकथा है, ये उनकी अपनी आप बीती है, जिसको उन्होंने लिखा है, जिसको अल्फाज दिए हैं, कुछ शब्द दिए हैं, और इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि किताबें लिखी जाती हैं उसमें बहुत कुछ कहानियाँ होती हैं। ये कहानी नहीं है, ये आत्मकथा है, ये आप बीती है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो सच्चाई है वो पढ़ के, वो जान के आपको पता चलेगा कि सीमा कपूर क्या है, सीमा कपूर ने किस तरह की ज़िंदगी बिताई, कैसी ज़िंदगी बिता के अकेले लड़के कहाँ तक पहुँची हो। आज ये आत्मकथा जो उन्होंने अपनी लिखी है, इसके लिए मुझे तो सबको ही बहुत खुशी है, हमारी पूरे परिवार को सबको खुशी है, और दीदी को बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर। आप सब ज़रूर पढ़िए इसे और जानिए। चैलेंजेस थे जब आप कहानी लिखते थे, और खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखनी थी, थोड़ा सा ये भी होता है कि कैसे बताऊँ मैं अपनी लाइफ के बारे में। आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस आए उसमें? देखिए, चैलेंजेस लिखने में तो कुछ नहीं आए, क्योंकि जब मैं लिखती हूँ तो मैं अकेले में बैठ के लिखती हूँ,
ज़िंदगी में जो चैलेंजेस आए हैं और ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आए हैं उनको मैंने लिखा है। और मैंने निर्भीक होकर बिना डरे, चाहे वो मुझे अपने बारे में लिखना हो, उसमें मुझे कितना ही क्या बोलना चाहिए, क्रिटिसिज्म झेलना पड़े, वो मैंने लिखा है। उसी तरह मैंने दूसरों के बारे में भी जो मेरा नज़रिया था वो लिखा है। उसमें भी चुनौतियां थी मुझे ये कहने की कि मैं क्या कहूँ दूसरों के बारे में और क्या नहीं कहना चाहिए। उनकी मर्यादा रखते हुए, ग्रेस रखते हुए मैंने मेरे साथ जो भी घटनाएं हुए हैं ज़िंदगी में, जो चुनौतियां आई हैं, वो मैंने मैम कई सारी चीज़ें आपकी लाइफ के बारे में पता है और कई सारी चीज़ें लोगों को नहीं भी पता है, तो ये बुक के थ्रू उनके तक पहुँचेगी जो आपके फैंस हैं जो। जी। सबसे पहले मैं जब ये बुक अपनी आत्मकथा लिख रही थी तो सबने मुझे कहा कि इसे एक फिक्शन की तरह लिखो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रहार हैं सोसाइटी पे हमारे साथ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे चाइल्ड अब्यूज़ है, जैसे पुरी साहब और मेरा रिश्ता किन रास्तों से गुज़रा है, क्यों हुआ है, तो ये सब चीज़ें मत लिखो। क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं इसको फिक्शन बना दूंगी तो इसकी सत्यता जो है ना वो झूठी हो जाएगी। तो जब तक आप ये साहस नहीं लेते, ये हिम्मत नहीं लेते हैं कि नहीं, मैंने अगर गलत कुछ हुआ है मेरे साथ, वो शर्म की बात नहीं है, मुझे उसको दुनिया के सामने आना चाहिए, क्योंकि जो और लोगों के साथ हो रहा है कम से कम उनको प्रेरणा मिले और उनको हिम्मत मिले कि ऐसा भी आप सच कह सकते हैं। मैम बहुत सारी चीज़ें लोग जानना भी चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बुक के थ्रू जो है कई सारे जो फिल्म मेकर्स है उसके भी अप्रोच आएंगे, इसको बड़े पर्दे पर उतारा जाए इस कहानी को, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें तो क्या आप तैयार हैं इस कहानी को? वो बहुत बाद की बात है, मुझे नहीं लगता है कि पहले लोग पढ़ें तो सही, उसके बाद ये आगे की बात होगी। आज के दिन बात करें, काफ़ी बड़ा दिन आज आपके लिए, परिवार के लिए, काफ़ी सारे लोग इमोशन आपको दिखने वाले, इसके अलावा भी अब देखिए, यहाँ तक की तो कहानी मैंने लिख दी है। अब मुझे नहीं मालूम है मेरी ज़िंदगी और कितनी बाकी है। 65 साल की तो हो गई हूँ मैं। अब कितना मुझे 5 साल जीना है, 10 साल जीना है, और उनमें क्या क्या ज़िंदगी के चैलेंजेस आएंगे मुझे नहीं मालूम है। तो आगे की तो बात मैं नहीं बता सकती हूँ कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं ये चाहती हूँ जो हो गया है, गुजर गया है, उसी को आप लिख सकते हैं। भविष्य तो ईश्वर के अलावा और किसी को नहीं मालूम है। इंडस्ट्री से इतने सारे लोग हैं, अनु सर हमेशा से आपको सपोर्ट करते आए हैं, और आपके बायोग्राफी के दौरान इतने सारे लोग सपोर्ट करने आए, कितना लकी मानते हैं खुद को, और क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ऐसे माता पिता की संतान हूँ जो जीते जागते साधु संत थे, जो कला क्षेत्र में जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग के कला की सेवा की, और उनको ये भी नहीं मालूम था कि वो कला की सेवा कर रहे हैं, कोई नाम नहीं हुआ उनका, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी कला की सेवा करते रहे। हमारी सुबह होती थी, सुबह के राग के साथ जो माँ चाय बनाते हुए गुनगुनाती थी, और शाम होती थी शाम के राग के साथ जब माँ पूजा करती होती थी। तो ये एक मैं अपने आप को आज साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जो बात कर पा रही हूँ, उन्हीं की देन है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे परिवार के सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। और सबसे बड़ी बात जो मैं खुशकिस्मत हूँ कि इतनी चुनौतियों के बावजूद कोई भी क्रिमिनल नहीं बना हमारे घर में। भूख प्यास सब सह के भी हम में से कोई भी कभी किसी ने गलत काम नहीं किया है, और इसका मुझे बहुत गर्व और घमंड है, यूँ कहना चाहिए। अच्छे होने का भी एक घमंड होता है, वो मुझे है। और मेरे परिवार के सारे सदस्य, कोई दुखों में इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, इसका मुझे गर्व है और घमंड है इस बात का।
अनु सर, आपसे जानना चाहूँगा, जब मैम ने आपको बताया कि मैं पहली बार अपनी बायोग्राफी, क्योंकि लोगों ने मीडिया में बहुत सारे न्यूज़ेस पढ़ी है, लेकिन जो सही कहानी है वो बुक के थ्रू आने वाली है, तो आपका क्या रिएक्शन था? क्या आपने कुछ बातचीत की मैम के साथ? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। देखिए, बहन के साथ क्या बात करनी है, उसकी ऑटोबायोग्राफी कैसी होगी और क्या होगी, इस सिलसिले में कोई बात नहीं है। हमारी बहन के लिए जो सपोर्ट है वो अनकंडीशनल है। उसमें उसकी बायोग्राफी, उसके स्टारडम का, उसके बड़े प्रोड्यूसर होने का, उसके बड़े डायरेक्टर होने का, उसके बड़ी कलाकार होने का कोई मतलब नहीं है। वो हमारी बहन है, और एक भाई को अपनी बहन के लिए जो करना है वो उसका धर्म होता है, समझे आप? वो हमें अनकंडीशनल है। तो ये नहीं भैया। हाँ जी। रघुवीर सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो है कुछ कहानियाँ जो कि बहुत नॉस्टैल्जिक भी महसूस किया होगा आपने, अगर कुछ शेयर करें कि क्या कहना चाहेंगे सर इस बुक के बारे में? क्या शुभकामनाएं होंगी आपके? मैं शुभकामनाएं तो है सारी जो है तहे दिल से। मैं तो क्या कहूँ, मैं तो गुड्डो की सीमा बोल ही नहीं पाता, मैं आज तक नहीं बोल पाया मैं। और जब इसने बताया कि मैं आत्मकथा लिख रहा हूँ तो मैं घबरा गया एक्चुअली, क्या लिखेगी ये। और क्योंकि मैंने इसे हमेशा हंसते हुए देखा है, हम बड़ी मुफलिसी में जिए हैं हम लोग, और मुफलिसी के वाकई आज भी हम कभी बात करते हैं तो वो मुफलिसी के दिन सबसे खूबसूरत आज नज़र आते हैं हमें मिलते 2-2.5 रुपये ही थे, और ज़्यादा कहने को 2-2.5 होते थे, मिलते 8 आने और 4 आने ही थे। उसी में हम मिल बांट के हम लोग खा लेते थे, रहते थे, और 24 घंटे हंसते रहते थे। हमें कभी जो तकलीफ़ों का मज़ा हमने उस वक्त लिया, और ये गुड्डो, ये बहन मेरी, ये तो हंसाने में इसकी तो मास्टरी है। हम भूखे बैठ के और एक दूसरे की शक्ल देख के हंसने लग जाते थे, तो हम खाना पीना सब भूल जाते थे। तो ये जो रहा है, तो जाहिर है ये जो इसने लिखा है, यूँ गुजरी है अब तलक, वाह क्या गुजरी है। और इसने इतने खूबसूरत अल्फाजों में लिखा, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। मेरे तो अल्फाज में तो बिल्कुल देहाती आदमी हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत बोलना सीखा है यही सोहबत में, क्यों कहीं कोई गलतियाँ करते, तलफ़ुज़ मेरा ख़राब होता तो यही ठीक करती रहती थी गुड्डो। एक तो इसका म्यूज़िक का भी ऐसा कि बेसुरा होता तो ये सुर में ले आने का सारा कुछ तो ये भरा पड़ा हुआ था। तो यहीं से बस सीखते रहे, और मैं तो जल्दी से जल्दी पढ़ना चाहूँगा। सिखा के लाई हूँ कि इतनी तारीफ करो मेरी। ये सब दिल से निकल रहा है। लेकिन एक बात बता दूं मैं कि जब ये हम वहाँ मिले तो हिंदी, मैंने इसकी हिंदी की क्लास ली थी। एक मम्मी ने कहा था कि हिंदी और गणित की क्लास ली थी, हिंदी में। और अभी गणित में कमजोर थी। जो मिला था आपको, उसकी चड्डी सिलवाई थी कहने के? नहीं, वो चड्डी सिलवाई नहीं थी, फड़वाई थी। वो तो ऐसे कई दिनों तक वो हमेशा नजरों में कफन ही वो लाल ही दिखाई देता रहता, सोते जागते। जब पता लगा कि ये कहाँ से उठा के लाए हैं, बाद में भूत डराने लगे थे। चलिए अनु सर, आप क्या कहना चाहेंगे सीमा जी के बारे में, और क्या कैसे कितना वो बुक के बारे में? बुक तो पढ़ेंगे तब बोलेंगे। नहीं, बुक पढ़ने एक भाई के लिए, भाई के हृदय में अपनी बहन के लिए जो प्रेम होना चाहिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है। और मेरे जैसा व्यक्ति जो है, आपस में किसी चीज़ में मतभेद हो सकते हैं, मेरे किसी भाई से मतभेद हो सकते हैं, इससे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने भाई या बहन के लिए लड़ने की, समझे ना, तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि तू सही है कि तू गलत है, तूने अच्छा किया कि बुरा किया। सो जब ये मुझ जैसे व्यक्ति से पूछना कि आप उनकी बुक के बारे में क्या कहेंगे, मुझे बुक से कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल मतलब हमेशा से मेरी बहन से रहा है। वो सुखी रहे, वो खुश रहे, आबाद रहे, मुंबई रहे या हैदराबाद रहे। बस, धन्यवाद। हाँ जी सर, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे इस बुक के बारे में, और क्या? देखिए, कपूर फैमिली, जैसा कि पूरा आपने आज का ये देखा होगा, हर एक लफ्ज़ अपने आप में एक सोना है, एक हीरा है। दीदी का जो पूरा जीवन रहा है वो कठिनाइयों से भी रहा है, लेकिन उन्होंने उस कठिनाइयों में भी आनंद उठाया, और जिस प्रकार से उन्होंने बुक लिखी,
मैं तो ये मानता हूँ कि इतनी अच्छी फैमिली को जन्म देना, काका जी का और ये उनका पूरा परिवार, बैठे हुए सारे पावर हाउस, रंजीत भाई के बच्चे हैं, अन्नू भाई के बच्चे हैं, सीमा दीदी हैं, सारा परिवार है। ये इतना टैलेंटेड परिवार है दोस्तों कि इनकी हिंदी, जैसा कि बोनी सर ने भी बताया आपको कि तबला किसने ठीक किया, सीमा दीदी ने। अन्नू सर की आप हिंदी देखिए, अन्नू सर की कोई भी भाषा देखिए, वो कहाँ से आई? अपनी माँ से, अपने पिताजी से। तो जो उनके माताजी और पिताजी ने धरोहर दी थी, आज तक इनको संजोए रखा है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब हम भारतवर्ष के नागरिक इनको संजो के रखें। थैंक यू सो मच। जो सीमा जी ने जो किताब लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखना बहुत मुश्किल होता है। जो अपना मुश्किल वक्त जो गुजरा हुआ है वो एक किताब में लिख के, मतलब एक पेपर पे लिख के बयां करना बहुत मुश्किल होता है। और सीमा जी की तो क्या ही तारीफ़ करें, उन्होंने जो किताब लिखी है वो बहुत अच्छी है। उसका जो किताब का टाइटल है वही बहुत बढ़िया है, वही बहुत कुछ कहता है। यूँ गुजरी अब तलक, वही बहुत बड़ी बात है। एड ऑन अब इतना करते हैं कि यूँ गुजरी अब तलक, ये तो जैसा था ये तो ईश्वर की देन थी, लेकिन जो आगे गुजरेगी वो दोस्तों बड़ी मज़ेदार गुजरेगी। चलिए काटिए, चलिए चेक कर दे। यूं गुजरी अब तलक, तालियां। चलो रुकने दो ना कम से कम। 90 सेकंड में चले तालियां। एक बार और। यूं गुजरी अब तलक। मुझे तो आर्टिकल बोल रहे हैं। यूं गुजरी अब तलक। हैप्पी बर्थडे टू यू की देखिए यूं गुजरी। ऐसे ही मीठी मीठी गुजर जाएगी। एक अच्छा नहीं है। टेस्ट किया तुमने? सर हाथ मत डालिए, दादा यही छपेगा। हेलो 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 मैडम।